हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के मूल अधिकार के बारे में बताने वाले हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर जो आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार का जो उल्लेख है भारत के संविधान में भी किया गया है, लेकिन जितने ज़्यादा मूल अधिकारों का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, उतने ज़्यादा मूल अधिकार का उल्लेख विश्व के किसी भी देश के संविधान में नहीं किया गया है। तो मूल अधिकार जो है भारत के संविधान में कौन से भाग में है और कितने से कितने तक मूल अधिकार हैं, चलिए आज की इसकी वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं मूल अधिकार। यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो इस सबसे पहले जान लेते हैं ये संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। और किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। इसका उद्देश्य क्या होता है? लोकतंत्र के उच्च आदर्श की उन्नति से। क्या हुआ? ये भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। इसको अनुच्छेद 12 से 35 में इसका प्रावधान है और इसका उद्देश्य लोकतंत्र के उच्च आदर्शों की उन्नति से है। जो मूल अधिकार होते हैं वो किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। कुछ ही दशाओं में आपको मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है। अगले फिर जानने की कोशिश करेंगे। जो मूल अधिकार का जो उद्देश्य है वो लोकतंत्र की उच्च आदर्शों की उन्नति से है। और मूल अधिकार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको संविधान द्वारा क्या प्राप्त है? इसको संविधान द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। क्या प्राप्त है? सुरक्षा प्राप्त है। जितना विस्तृत तरीके से भारतीय संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, उतने विस्तृत तरीके से विश्व के किसी भी संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। जो मूल अधिकार है उसका जो मूल अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं? यहाँ पे स्रोत जो है मूल अधिकार के वो है अमेरिका से। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। ये हो गया कि भाग 3 में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसके बारे में बताया गया, इसका उद्देश्य क्या है और इसको संविधान द्वारा सुरक्षा प्राप्त है, इसीलिए इसको मूल अधिकार कहा गया है। और इसका जो स्रोत है वो अमेरिका से है। और ये व्यक्ति क्या कहता है? व्यक्ति के विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे सुरक्षा मिल रही है, आपको बोलने की आज़ादी है, टहलने की आज़ादी है, अगर ये चीज़ें आपको ना हो तो आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको जाने की अनुमति नहीं होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार प्रारंभ में थे। आइए भारत के कितने मूल अधिकार थे उनके बारे में बताते हैं। प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे वो 7 थे। कितने थे? 7। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। कौन कौन से थे वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हमारा था समता का अधिकार। क्या था? समता का अधिकार। फिर हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार।
फिर हमारा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, फिर अगला हमारा था संपत्ति का अधिकार, फिर हमारा था संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो हमारा समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता जो है 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23 से 24 तक है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो ये 25 से 28 तक है, फिर हमारा आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, तो ये हमारा हो गया 29 से 30 हो गया, संपत्ति का 31 हो गया, और जो संवैधानिक उपचार है हमारा 32 हो गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, फिर इसमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार हट गया जिससे प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। चलिए जानते हैं। यहाँ पे हमारा संपत्ति का अधिकार जो था इसको हटा दिया गया। इसको कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया, तो इसको हटाया गया 44वां जो संविधान संशोधन आया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के जरिए इसको हटा दिया गया। कहाँ से? जो मूल अधिकार था वहां से इसको हटा दिया गया, और अनुच्छेद 300 का के तहत इसको एक कानूनी अधिकार बता दिया गया, या बना दिया गया। अच्छा, आप जानते हैं कि इसको जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हमारा था, इसको कानूनी अधिकार क्यों दे दिया गया? मूल अधिकार वो होता है जिसे मान लीजिए कोई राज्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्ति को या व्यक्ति की मानहानि होती है या व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। हुआ कुछ ऐसा था कि जो संपत्ति का अधिकार था वो जो भारतीय संविधान में पहला मूल अधिकार था। मान लीजिए आपकी कहीं ज़मीन है और ज़मीन से सड़क निकलनी है, सड़क वहाँ से निकलेगी तो काफ़ी लोगों को आराम मिलेगी, आने जाने में भी समस्या नहीं होगी और सभी लोग उस पर आ जा सकते हैं। किसी व्यक्ति की जहाँ से सड़क है उसी पर उसका खेत है और वहीं से सड़क निकल रही है, तो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो कहाँ जाएगा? वो सिंपल सी बात है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और वहाँ पे रिट दायर करेगा। तो ये क्या हुआ कि उसका मूल अधिकार था, तो इससे क्या होता था कि सरकार को समस्या होती थी, विकास करने में भी समस्या होती थी। इसीलिए सरकार ने क्या किया, संसद ने एक संशोधन कर दिया और ये प्रावधान कर दिया कि व्यक्ति का जो जमीन है, जो संपत्ति है, संपत्ति में जमीन भी आ जाता है, घर भी आ सकता है, अगर उसमें सामाजिक भलाई है तो ये मूल अधिकार छीन सकता है। मान लीजिए आपकी कहीं ज़मीन हो, वहाँ से कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कहीं वहाँ से रोड निकल रही है, आने जाने की व्यवस्था है, तो वो एक मूल अधिकार था। अब जो इस समय कानूनी अधिकार हो गया है, मान लीजिए कहीं आपकी सड़क है, कहीं आपका ज़मीन है, वहाँ से सड़क निकल रही, तो अब एक कानूनी अधिकार के तौर पर आपका जो वो संपत्ति है वो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इस संपत्ति के अधिकार के लिए आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये वैधानिक हो गया है। अगर अब आपको क्या करना होगा, जो मूल अधिकार होते तब तो आपका कोई हनन करता, संपत्ति कोई आपकी छीनने की कोशिश करता तो आप उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ये हो गई है कि जो संशोधन किया गया इसमें संपत्ति का अधिकार जो था कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब कानून के द्वारा ही आपकी संपत्ति में आपका हिस्सा है या नहीं है, आपको दिया जाएगा या उसका कुछ मुआवजा मिलेगा, ये सरकार ही तय करती है। तो ये हमारा टोटल हो गया 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार है मूल अधिकार। प्रेजेंट टाइम में 6 ही केवल मूल अधिकार बचे हैं और जो 7वां मूल अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार,
इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 300 का कहते थे इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब चलिए एक एक करके हम जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में भी 14 से 18 यहाँ पे लिखा, तो इसके बीच में भी कुछ अनुच्छेद होंगे उनके बारे में जानेंगे, कुछ इनके बीच में होंगे इनके बारे में जानेंगे, कुछ इनके बीच में होंगे इनके बारे में भी जानेंगे। ऐसा ही जितने भी अनुच्छेद हैं सभी के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं समता का अधिकार। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ कि जो विधि है, कानून है, कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, चाहे कोई प्रशासनिक पद धारण करने वाला हो, चाहे कोई मजदूर हो। जो कानून है, कानून न्याय करेगा और कानून इसमें अमीरी गरीबी ऊंच नीच ये कुछ नहीं देखेगा। ये इस अनुच्छेद 14 में बताया गया है। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद नहीं। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, जाति, लिंग आदि के आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। कोई औरत हो या कोई पुरुष हो या कोई ट्रांसजेंडर हो, उसको भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उसके साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान समझा जाएगा। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब ये हुआ, कोई भी लोक नियोजन या लोक नियोजन का मतलब ये हुआ कोई भी नौकरियां निकल रही हैं या किसी में भी गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि आपको जो है आपको धर्म, मूल, जाति या वंश, उसको क्या कहते हैं, जात के आधार पर या किसी भी तरीके से आपको वंचित कर देगी, नौकरी में आपको नियोजन नहीं दिएगी। लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन में होता है। मान लीजिए ऐसा कुछ कंडीशन में इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए 100 वैकेंसी आई है, तो उसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता यही कहती है कि सभी को अधिकार मिलेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ अन्य पिछड़े लोग भी होते हैं जिनको जो सबसे नीचे रह गए उनको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाता है ताकि वो लोग भी बराबर की स्थिति में आ जाए। तो इसका एक अपवाद भी हो जाता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता तो दी गई है, लेकिन कुछ कंडीशन में उन लोगों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। जो लोग पिछड़ गए हैं उनको ऊपर लाने का भी कोशिश किया जाता है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता ही बताती है कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी या कोई भी ऐसा पद है जिसमें सभी लोगों का अधिकार है, तो उसको लोक नियोजन की अवसर की समानता से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, इसको हम छुआछूत का अंत कहते हैं। छुआछूत का अंत। भारत का संविधान हमारा अनुच्छेद 17 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति के साथ छुआछूत या भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले वैदिक काल में या वैदिक काल में, वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल में आया था, तो वहाँ पे उन्होंने 4 धर्म बना दिए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें जाति आधारित व्यवस्था बना दी गई थी कि उनको जाति आधारित व्यवस्था बना दी गई थी, और शूद्र को जो था उनको क्या कहते हैं, पूजा करने में, मंदिर प्रवेश करने में अनुमति नहीं थी। लेकिन अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का ये कहता है कि पूरी तरह से छुआछूत का अंत कर दिया गया है कि भारत में कोई, भारत का जो संविधान में अनुच्छेद 17 ये कहता है कि किसी के साथ छुआछूत या अस्पृश्यता जैसे बर्ताव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान
समझा जाएगा। तो ये इस अनुच्छेद 17 में बताया गया कि किसी के व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं मनाया जाएगा। लेकिन अभी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो वो अभी जो अनुच्छेद 17 है पूरी तरीके से वह काम नहीं कर रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। मान लीजिए जो छुआछूत हो रही है उसको भी अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाया है। कहीं आप लोग न्यूज़ में कहीं ना कहीं खबर देखने को पाते हैं, तो ऐसा अभी तक ये जो पूरी तरीके से जो ये अनुच्छेद 17 में बताया गया इसका पूरी तरीके से अभी समाधान नहीं हो पाया है, क्योंकि छुआछूत कहीं तो अभी भी प्रचलित है। फिर अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, केवल सैन्य उपाधियां। मान लीजिए कि आप अच्छा कार्य करते हैं और उसके लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, मान लीजिए आपका कुछ नाम है और आपने पुरस्कार प्राप्त किया, तो आपको पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आपने आगे डॉक्टर प्रत्यय शब्द होता है वो नहीं लगा सकते हैं। केवल सेना और विद्या का जो सेना और विद्या की जो उपाधियां जो दी जाती हैं उसमें आप ये लगा सकते हैं, बाकी किसी में नहीं लगा सकते। अगर मान लीजिए आप विदेश में रहते हैं और विदेश में आपको पुरस्कार प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति भी अनिवार्य होती है। ऐसा अनुच्छेद 18 में बताया गया है। अब हमारा आता है अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22, इसमें अनुच्छेद 19 से 22। 19 में क्या बताया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये पूरा होता है 19 से 22, इसमें पूरा स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आते हैं एक एक करके देखते हैं। 19 में क्या बताया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति हो गया, सम्मेलन हो गया, संघ हो गया, संचरण हो गया, निवास हो गया और वृत्ति हो गया। अनुच्छेद 19 ये बताता है कि आप आलोचना कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, सरकार के सामने भी अपनी बात रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? वाक में बोलने की स्वतंत्रता है। फिर आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। आप सरकार के किसी मुद्दे से सहमत नहीं है तो आप शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन भी कर सकते हैं, उसके लिए आप संघ भी बना सकते हैं। और आपको संचरण, आप पूरे भारत में कहीं भी टहलने जा सकते हैं बिना किसी विरोध के। लेकिन उन क्षेत्रों में आपको टहलने की अनुमति नहीं होती है जहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ टहलने से वहाँ के लोगों को समस्या होती है। मान लीजिए कहीं पे अनुसूचित जनजाति लोग रह रहे हैं जो कि अपने लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, तो वहाँ जब आप जाओगे तो उनके रीति रिवाज में इंटरफेयर करोगे तो वहाँ से उनको दिक्कत होगा। और वहाँ पर भी नहीं जा सकते जहाँ पे क्या होता है, वेश्यावृत्ति होती है, वहाँ पे भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाने से एड्स का भी खतरा होता है। फिर अगला आता है निवास। आप कहीं भी रह सकते हो, तो वहाँ के निवासी कहीं भी टहलने जा सकते हो, वहाँ पर भी अपना निवास बना सकते हो और वहाँ पे निवास बना करके आप अपना व्यापार भी कर सकते हो। तो अनुच्छेद 19 में यह बताया गया कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार भी रखने की स्वतंत्रता है, आप सम्मेलन भी कर सकते हो, आप संघ भी बना सकते हो, आप पूरे भारत में कहीं भी टहल सकते हो और आप कहीं भी रह सकते हो और कहीं भी व्यापार कर सकते हो, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। फिर हमारा अनुच्छेद 20 क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 20 हमारा कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध, अपराध के लिए दोष सिद्धि संरक्षण। ये हो गया 20 में। मान लीजिए आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में ये बताया गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध संरक्षण। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया और उस अपराध के समय जो कानून था
उसी कानून के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट टाइम में कोई दूसरा कानून बना तो उस कानून के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। जिस समय आपने अपराध किया है उसी अपराध के समय आपको सजा दी जाएगी। और एक अपराध के लिए एक बार अपराध करते हो तो सजा आपको मिल जाती है, उसी टाइम दोबारा अपराध करने पर आपको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अपराध जिस टाइम आपने किया है उसी टाइम के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। दोबारा जो कोई कानून आता है तो दोबारा उसी अपराध के लिए दोबारा सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। फिर अनुच्छेद हमारा किस क्या कह रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 यह कहता है, मान लीजिए आपने किसी से झगड़ा किया, आपको जेल में डाल दिया गया, तो आप में जेल में भी रहते हुए आपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपकी ये जो है अधिकार है, ये आपके तभी छीने जाएंगे जब इसको विधि के स्वरूप, विधि के अनुसार ही आपको दंडित किया जाएगा। मान लीजिए किसी को 302 के तहत फांसी की सजा होती है तो उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपकी जो है छीन ली जाती है। तो ये हो गया कि इसमें क्या है, आप जेल में रहते हुए भी आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपका अधिकार है और आप अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 21 का में भी एक अनुच्छेद 21 का है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अगर आपकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है तो आप प्रारंभिक शिक्षा पाने के हकदार हैं। इसके लिए आप अपने माता पिता से भी कह सकते हैं कि आपको नज़दीकी सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं, जहाँ पे आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सारी सुविधाएं आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलेगी, क्योंकि अनुच्छेद 21 का कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार तो हमारा मूल अधिकार है। कोई राज्य यह नहीं कह सकता कि हमको प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से आपको वंचित करेंगे, आप प्रारंभिक शिक्षा आपको नहीं देंगे। ये आप गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका मूल अधिकार है, आप इसको लेकर ही रहोगे। फिर अनुच्छेद 22 में आता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। मान लीजिए आपने कोई जुर्म किया है और पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, तो पुलिस आपको बिना बताए या बिना आप पुलिस से बिना वजह जाने आप नहीं जा सकते। पुलिस से आपका अधिकार है कि आप उससे पूछ सकते हैं आप किस समय जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो, तो ये आपको पूछने का अधिकार दिया गया है। और महिलाओं में खास कंडीशन ये दी गई है कि महिलाओं को शाम के 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये भी अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण, इसके बारे में बताया गया है। ये तो हमारे हो गया कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अगला हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में होता है, 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 कहता है बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम पर रोक। अनुच्छेद 23 ये कहता है बलात् श्रम पर रोक। बलात् श्रम का होता है कि बंधुआ मजदूरी, आप कहीं के निवासी हैं, आपका कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार आपसे बंधुआ मजदूरी करा रहा है, न्यूनतम वेतन दे रहा है और आपके मूल अधिकार का हनन कर सकता है, तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत एक अपराध है। आप बलात् श्रम पर रोक है, आप किसी से जबरन बस काम नहीं करवा सकते हैं या उसके मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न भी नहीं कर सकते हैं। ये जो है सारा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 23 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 यही कहता है कि किसी को बेगारी या जबरन मजदूरी ये सब कराना दंडनीय अपराध है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये भारत के संविधान 23 में इसके बारे में विस्तृत तरीके से बताया गया है। फिर अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों आदि में
बच्चों के नियोजन का प्रतिरोध। ये हमारा हो गया अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 से कहता है कि बच्चे जो हैं ये कारखानों में काम नहीं करेंगे। कौन से बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे? भारत के संविधान में अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र की हैं वो किसी भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करेंगे जहां से उनको खतरा हो, उनके जीवन को खतरा हो। पहली बात तो ये है कि 14 वर्ष, हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है 14 वर्ष या 18 वर्ष है। फिलहाल ये बताया गया है कि कारखानों में जो है बच्चों के काम पर रोक है। आप कहीं भी जाओगे जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, वहाँ पे ऊपर ही गेट पर ही लिखा होता है कि यहाँ पे बच्चों से काम कराना दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 24 ये बताता है कारखानों आदि में बच्चों की नियोजन का प्रतिरोध, कि बच्चों को कारखानों में काम कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वो एक एज क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते तब तक आप उनसे काम नहीं करा सकते। तो ये रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर हमारा आएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर हमारा आएगा संपत्ति का अधिकार, फिर आएगा हमारा संवैधानिक उपचार। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। मूल अधिकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत तरीके से दिया गया है। इसका दो या तीन वीडियो में इसके बारे में पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इतना अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसको हम एक जल्दी ही मौखिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमने जाना भारत के संविधान में मूल अधिकार। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार भारत के संविधान 3 में दिया गया है। इसको अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार का जो स्रोत है वो अमेरिका से लिया गया है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार का जो उद्देश्य होता है वो लोकतंत्र के उच्च आदर्शों की उन्नति से होता है, कि जो हमारा लोकतंत्र है वो उच्च आदर्श को प्राप्त करे, राजशाही तंत्र को खत्म करे। और यह जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, व्यक्ति के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करते हैं और इनको न्यायालय द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। फिर हमारा आता है प्रारंभ में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। वो कौन कौन से थे? पहला हमारा था समता का अधिकार, दूसरा हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हमारा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हमारा था धर्म और शिक्षा का अधिकार, फिर हमारा छठा था संपत्ति का अधिकार, फिर सातवां था शोषण के संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमारे 7 कुल मौलिक अधिकार थे। बाद में क्या हुआ, ये कुछ जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए इसको हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 का के तहत इसको एक मौलिक अधिकार दे दिया गया, इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। तब से भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो प्रश्न आ जाए कि भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपको 6 ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर हमने सभी अनुच्छेदों को एक एक करके जाना। अनुच्छेद 14 में बताया गया कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि कानून के हिसाब से सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 15 ये बताया गया कि धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 ये बताया गया लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए, सभी को अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 में ये बताया गया छुआछूत का अंत है, यानी कि कोई भी छुआछूत नहीं बना सकता है। अनुच्छेद 18 हमारा उपाधियों का अंत करता है, कोई ऐसी उपाधियां नहीं ग्रहण करोगे जिससे किसी के मतलब उपाधियों का अंत करके इसमें कुछ प्रावधान किया गया है। फिर हमारा 19 आ गया कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी धरना प्रदर्शन कर सकते हो, संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, आप पूरे भारत में कहीं भी टहल सकते हो, आप वहाँ पे अपना व्यापार भी कर सकते हो, लेकिन केवल उस जगह पर आपको टहलने से पाबंदी लग सकती है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति लोग रहते हैं, जहाँ आपके जाने से उन लोगों के रीति रिवाज में इंटरफेयर होता है, वहां पर आपको रोक लग सकती है और आप वहां नहीं जा सकते जहां पे वेश्यावृत्ति होती है। कुछ कारण बताए गए हैं। फिर हमारा आ जाता है अनुच्छेद 20 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी का मतलब ये हुआ है कि आपने कोई जुर्म किया है, उसकी आपको सजा मिल गई है, उस कानून के हिसाब से जिस समय आपने जुर्म किया था उसके बाद कोई भी संशोधन होता है तो नए कानून के हिसाब से आपको दोबारा सजा नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 21 में यह बताया गया है कि आपने कोई जुर्म किया है, आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आप उससे बाकायदा पूछ सकते हो कि मैं किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो, ये आपको पूछने का अधिकार है। महिलाओं के लिए खास कंडीशन है कि महिलाओं को 6 बजे के बाद शाम को और सुबह 6 बजे से पहले उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद
ये तो हो गया अनुच्छेद 21 काम में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी बताया गया, जो कि सभी लोगों को अनिवार्य है कि जो भी माता पिता जिनके लड़के की उम्र 6 से 14 वर्ष की उम्र है, वो अपने बच्चों को नज़दीकी सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं, क्योंकि ये उनका लीगल उनका फंडामेंटल राइट्स है, आप उनको शिक्षा दे सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 में भी शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि बलात्सर्म पर रोक। मान लीजिए आप ठेकेदार हैं, आप किसी से जबरन मजदूरी या बंधिया मजदूरी या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसके व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं, ऐसा करना वर्जित है। अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे बच्चों से काम कराना मना है, कारखानों में काम कराना मना है। अगर जब तक आप उनसे काम नहीं करा सकते, जब तक उनकी एक कुछ एज क्राइटेरिया वो कंप्लीट ना कर लें, तो ऐसा हमारे अनुच्छेद 24 में बताया गया है। तो ये सारा जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। अगली वीडियो में हम इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता और आगे संस्कृत शिक्षा और संपत्तिगत इसके बारे में बताएंगे, फिर मूल अधिकारों की विशेषता बताएंगे, और ये 2 या 3 वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आएगा, आशा तो यही करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।